सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी एक प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी है, जो कि परमानेंट ब्रेन डैमेज को भी लीड कर सकता है। इसे मेडिकल टर्म में स्ट्रोक भी कहते हैं। तो स्ट्रोक या सीवीए एक ही चीज हुआ। ये दो कारणों से हो सकता है। एक इस्चेमिक है, एक हेमोरेजिक है। इस्चेमिक में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो ब्रेन का है, वो ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं से ऑक्लूड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिस कारण से ब्लड तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ब्रेन में। तो ब्लड सप्लाई अगर ऑक्लूड होगा, तो ब्रेन का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी आपका कम जाएगा, जिसके कारण से ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो इसे इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। और एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जो कि ब्लड वेसल के फटने से होता है। ये किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति में चांसेस है कि ब्रेन में जो है सो कोई नस फट जाए और हेमोरेज हो जाए ब्रेन में। तो इसे हम लोग हेमोरेजिक स्ट्रोक कहेंगे। और जो ब्लड सप्लाई के बंद होने की वजह से, ऑक्लूड होने की वजह से हो रहा है, उसे हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक कहेंगे। तो ये दो प्रकार के मेजर जो है सो हमारे सीवीए, जिसे स्ट्रोक भी कहते हैं हम लोग, ये दो मेजर टाइप है हमारे, इस्चेमिक और हेमोरेजिक। ये जो ब्लॉकेट हो रहा है, ये थ्रोम्बोटिक भी हो सकता है, ये इम्बोलिक ये इम्बोलाइटिक भी हो सकता है। थ्रोम्बोसिस मतलब उस एक किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आर्टरी के अंदर में जो है सो क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना, ब्लड क्लॉट का। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है ना, आर्टरी जो ब्लड सप्लाई होती है, उनके अंदर का जो लेयर होता है, जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, ये एंडोथेलियम बर्स्ट हो जाता है। ये एंडोथेलियम बर्स्ट होने के कारण से जो है सो अंदर में प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम लोग थ्रोम्बोटिक कहेंगे। तो ये एक थ्रोम्बस फॉर्म होने के कारण से ऑक्लूड हो गया। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर में इस्चेमिक भी हो सकता है और हेमोरेजिक भी हो सकता है। जब किसी इंसान में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ बहुत ज्यादा मिलेगा ना, तो ऐसे केसेस में हमें इस्चेमिक भी देखने को मिल सकता है और हेमोरेजिक भी देखने को मिल सकता है। अभी इसका स्पेसिफिक इटियोलॉजी में अगर अगर मैं बताऊं, तो इसमें 70% ऑफ द हेमोरेज जो सीवियर होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ मुझे, वो जो है सो आपका इस्चेमिक हो रहा है। और जो 30% ऑफ द सीवीए हो रहा है, वो आपका हेमोरेजिक हो रहा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस्चेमिक आपका ज्यादा प्रिवेलेंट है और हेमोरेजिक थोड़ा कम प्रिवेलेंट है। लेकिन दोनों ही एक मेजर प्रकार है और एक मेजर मेडिकल इमरजेंसी है, विच कैन लीड टू परमानेंट ब्रेन डैमेज। और इस्चेमिया कितना बड़ा है, कितना बड़ा ब्रेन डैमेज है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइफ का आगे कितना मतलब प्रोग्नोसिस बढ़िया हो सकता है या नहीं हो सकता। दोनों ही स्ट्रोक में लक्षण लगभग लगभग एक ही प्रकार का देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले तो पेशेंट का आर्म ड्रिफ्ट, एक पैरालिसिस कहते हैं, एक बॉडी का कोई एक हिस्सा जो है, दायां या तो बायां, यूनिलैटरल जो है सो पैरालिसिस कहते हैं। नंबनेस या लॉस ऑफ सेंसेशन, या जनरल वीकनेस ऑफ आइदर साइड ऑफ द बॉडी, मतलब लेफ्ट या तो राइट। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। अगर सीवियर हुआ तो हो सकता है पेशेंट जो है सो कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाए और कोलैप्स कर जाए, पेशेंट गिर जाए वहीं पे। दूसरा कि बॉडी का एक साइड का सेंसेशन खत्म हो जाता है, और विजन में भी इफेक्ट हो सकता है। और स्लर स्पीच रहता है, जब वो कुछ बोलेगा तो जब वो नॉर्मल बोलता था तो बहुत अलग रहेगा उससे। ये एक स्लर टाइप स्पीच रहेगा, और इनकम्प्रीहेंडिबल स्पीच भी हो सकता है। एक तो स्पीच प्रॉब्लम देखा जाएगा, विजन प्रॉब्लम भी देखा जाएगा, नमनेस वगैरह देखा जाएगा यूनिलैटरल। और इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होगा। हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसमें ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। वो सब तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें जो है सो आपका ऑक्सीजन लेवल, जो SpO2 लेवल है, वो भी आपका डिटोरिएट हो सकता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जब वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, तो चांसेस रहता है कि वो एक्सपायरेट कर जाए। एक्सपायरेट करने की वजह से जो है सो चेस्ट इफेक्ट होता है, जिसके कारण से आपका SpO2 भी डिटोरिएट हो सकता है। ऐसे पेशेंट को इमिडिएटली फिर हम लोग वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए। ये भी एक प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी है, हमने आपको कहा, जो परमानेंट ब्रेन डैमेज को लीड कर सकता है। तो इमरजेंसी में हम लोग को सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करना है, एक इमरजेंसी कॉल देना है।
और हॉस्पिटलाइज़ करना है पेशेंट को, बाकी फर्दर मैनेजमेंट जो है सो सबसे पहले ध्यान रखना है पोज़ीशन पेशेंट का कंफर्टेबल हो, वाइटल्स मेंटेन्ड हो, शुगर लेवल मेंटेन्ड हो, ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड हो। ये इतना अगर हम लोग घर में ध्यान रख सकते हैं, तो इतना हम लोग को करना चाहिए। और बाकी पेशेंट को कंफर्टेबल पोज़ीशन देना चाहिए कि और हेड स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए पेशेंट का, और उसको जो है सो स्टेबल करके इस प्रकार से हम लोग हॉस्पिटल तक शिफ्ट कर देंगे। बाकी फर्दर मैनेजमेंट हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं। जान को तो खतरा हो सकता है। अ, अगर ले जाने में देरी हुआ तो मैंने जैसे आपको कहा कि ब्रेन डैमेज हुआ है, तो कहीं न कहीं ब्रीथिंग अफेक्टेड है, ब्लैडर अफेक्टेड है, स्लर स्पीच है, बोल नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है कि नहीं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ऐसे में क्या होगा? आप एस्पायरेट करेंगे, आप आपके छाती को इफेक्ट होगा जैसा कि हमने आपको बताया, और हो सकता है कि आपका एसपीओ2 कम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो जाए, सीज़ेशन हो जाए, और आप साँस नहीं ले पाएँ और आपका सडन डेथ हो जाए। फाइनली आप ब्रेन ही तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो हमारा बोलचाल हो, सुनना हो, देखना हो, खाना हो, पीना हो, साँस लेना हो। और अगर ब्रेन का ही कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, क्योंकि सीवीए में इस्केमिक हो चाहे हेमोरेज, हम तो ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि मेरा यही एरिया ब्रेन का डिस्टर्ब हुआ है जिसके कारण से हमको दिक्कत हो रही है। कोई भी एरिया डिस्टर्ब हो सकता है, बोलचाल का एरिया, सुनने का एरिया, लेकिन एक ओवरऑल बॉडी का हर सिस्टम इफेक्ट होता है, जिसके कारण से डेथ हो सकती है इमीडिएट। सबसे पहले तो हम लोग इमरजेंसी में उसको लेते हैं और जो है सो वाइटल असेस करते हैं, जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, है ना? शुगर लेवल मॉनिटर करते हैं, है ना? हेमोडायनामिक्स वाइटल्स मॉनिटर करके इमीडिएटली हम लोग लैब टेस्ट में ब्लड काउंट और सीटी स्कैन या एमआरआई जो भी अवेलेबल हो हमारे पास, जो है सो एमआरआई अगर है तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग एक एमआरआई करा के देखेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि ये इस्केमिक है या हेमोरेजिक है। वो हम लोग एमआरआई से ही डिफरेंशिएट करेंगे, एमआरआई या सीटी स्कैन से। तो उससे जब हमें पता चलेगा कि इस्केमिक है, तो इस्केमिक के लिए अलग प्रकार का मैनेजमेंट है, और अगर हेमोरेजिक है, तो हेमोरेजिक के लिए अलग प्रकार का मैनेजमेंट है। अगर ये इस्केमिक है, तो इसमें हम लोग को ब्लड थिनिंग अगर इस्केमिक है, तो कहीं न कहीं ब्लड वेसल ऑक्लूड हुआ है, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन का, वो सीज़ हो गया है, जिसके कारण से ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है ब्रेन में, और ब्रेन डेड हो गया है। तो ऐसे में अगर हम लोग को क्या ध्यान देना है कि जहाँ ऑक्लूड हुआ है ब्लड सप्लाई, उसको खोलना है। तो फिब्रिनोलाइटिक एजेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें, और ये स्पेसिफिकली। और हेमोरेजिक में जो है सो कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल फटने के कारण से आपका स्ट्रोक हो रहा है। तो हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड वेसल फटा है वहाँ पे, और ब्लीडिंग हो रही है। तो हम लोग का प्राइमरी मैनेजमेंट रहता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स लें, ताकि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल होगा तो ब्लीडिंग जो है सो कहीं न कहीं स्लो डाउन होगी, और हम लोग हेमोस्टैटिक एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार से दोनों केसेस अलग-अलग तरीके से मैनेज होती है। पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन-सा टाइप का सीवीए है ये। उसके बाद फिर ईसीजी वगैरह भी कराते हैं, क्योंकि हमने आपको कहा कि बहुत बार सीवीए हार्ट के कंडीशंस को लेके भी होता है। हार्ट फेलियर में है अगर पेशेंट, तो सीवीए का चांसेस हाई हो जाता है इस्केमिक वाला। और कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में तो हमने कहा था कि वो तो एक इमरजेंसी कंडीशन है। लेकिन फिर से यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में सीवीए होने का चांसेस हाई रहता है। तो हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के बीच आप डिफरेंस देख रही है कि हार्ट फेलियर का पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, लेकिन उसमें मतलब और भी कोमॉर्बिडिटीज़ देखने को मिलता है, जिसमें एक सीवीए भी है। इसको प्रिवेंट करने के लिए तो ऐसा मतलब कुछ नहीं है। अब जो प्रॉब्लम है वो बोल के तो आता नहीं है कभी, है कि नहीं? लेकिन ये तो किसी भी व्यक्ति में आ सकता है। ये 20 साल के व्यक्ति में भी आ सकता है, 30 साल के व्यक्ति में, खैर 20-25 साल के व्यक्ति में नहीं देखा जाता है, बहुत कम देखा जाता है। यूजुअली 30-40 के, मतलब 30 के बाद वाले में भी बहुत ज़्यादा नहीं है ऑकरेंस प्रेवलेंस, लेकिन 40 के बाद जो है तो प्रेवलेंस और ऑकरेंस सीवीए का थोड़ा-सा ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर आप ये जान रहे हैं कि आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, तो आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, खासकर विंटर सीज़न में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं? तो आपको अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ठंड से, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, और ब्लड प्रेशर जो है सो चेक करते रहना होगा।
अगर आप डायबिटिक है तो डायबिटीज भी चेक करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, मान लीजिए आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई डिजीज नहीं है और फिर भी आप प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, ठीक है, तो रिस्क फैक्टर को एक्सपोज नहीं होना है डायबिटीज का, ठीक है ना। हाइपरटेंसिव है तो हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर, वैसा तो देखा जाए तो हर चीज में आपको प्रिकॉशन मेंटेन करना है। लेकिन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको सीवीए से बचा सकता है। तो अगर आप नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मोटेंसिव है, डायबिटिक भी नहीं है, बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक हेल्दी डाइट लें, है ना, आप एक रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मोटापा जो है सो उसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है ना। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट जिसमें हर प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह इंक्लूड हो। तो इन सब चीजों का अगर लाइफ स्टाइल का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं तो इन चीजों को जो है सो प्रिवेंट किया जा सकता है।